we know that in an electric circuit, charges are moved in form of chain. So now let is the electric circuit and charges are moved same as the conveyor belt. So to move this, we require energy which is given by cell, which is the source of energy. And inside the cell, energy is basically in the form of chemical energy. Chemical energy. This is suppose positive and this is negative. Then positive charges are moved in this direction like this. But inside the cell, positive charges moves from negative to positive. सेल्स में जो एक्चुअली एनर्जी होती है वो होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. यहाँ से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, इसके पास एक स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करता है. यहाँ पे अगर ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये ऐसे चलेगा. और यहाँ पे हम चाहे तो कुछ लोड लगा सकते हैं. द लोड, इट में बी बल्ब, फैन, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा. तो ये चार्जेस ऐसे मूव करेंगे, इनके पास केमिकल एनर्जी होगी. इस केमिकल एनर्जी की वजह से चार्जेस मूव करेंगे तो हम बोलेंगे इसके पास अब इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई. इलेक्ट्रिक एनर्जी. यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा तो अब बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, या फिर फैन है तो बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई. तो बेसिकली यहाँ से इनको एनर्जी मिली, ये रिपेल हुए, फिर ये ऐसे चल के आए यहाँ पे. तो यहाँ से फिर ये सेल के अंदर ऐसे मूव करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर एनर्जी मिलेगी, फिर मूव करेंगे. तो अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस के लिए लिखता हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस कैसे मूव करते हैं, तो ये एक होगा, इसको हम आउटसाइड बोलेंगे, बाहर, सेल के बाहर, और एक ये होगा इनसाइड. So positive charges moves from positive terminal to negative terminal outside the cell, and from negative terminal to positive inside the cell. But actually negative charges move करते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन होती है. तो अगर नेगेटिव चार्जेस के लिए बोलना होगा तो बोलेंगे नेगेटिव चार्जेस मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड द सेल एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल. तो इस तरीके से ये चार्जेस मूव कर सकते हैं. ओके. अब सेल्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इनके पास एनर्जी होती है, ये चार्जेस को रिपेल करते हैं, मूव करते हैं. तो उसके लिए सपोज दिस इज H2SO4. So this is suppose H plus, and this is SO4 minus. Okay. ZnSO4, this is minus 2E, this is plus 2E. ओके. और हमने देखा कि H2SO4 जो होता है, इनके पास सपोज एनर्जी है -12, इनके पास एनर्जी है -15 और -18. ओके. तो किसके पास लोवेस्ट एनर्जी है? -18 इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल. इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी कम है. तो अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो इसको हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 18. क्योंकि अगर इसको हम ब्रेक करना चाहेंगे तो इसकी एनर्जी 0 होनी चाहिए, लेकिन हम इसको 12 एनर्जी देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा. क्लियर. तो हम ये बोलेंगे कि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर इसे ब्रेक करना है, तो इसको कम एनर्जी चाहिए अगर इसे ब्रेक करना है. तो इसमें दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? दिस इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसे ब्रेक होने के लिए. क्लियर. सो ZnSO4 in the comparison of H2SO4 is more stable. ओके. तो हर एक हमारे नेचर में रूल क्या है कि हर एक चीज़ अपने मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहता है. तो अगर हम
SO4 को फ्री रखते हैं, SO4 को, तो ये H2 के साथ रहना पसंद करेगा या फिर Zn के साथ? तो इसका आंसर होगा जो ज़्यादा स्टेबल बनाएगा इसको, तो ये एक्चुअली Zn के साथ आएगा। क्लियर? अगर दो ऑप्शन होते हैं इसके पास, SO4 के पास H2 और Zn, तो किसके पास ये जाएगा? इसका आंसर है Zn, क्योंकि अगर Zn के साथ रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर? ज़्यादा स्टेबल, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इसके पास एनर्जी कम है और हर एक चीज़ हमारे नेचर में लोवेस्ट एनर्जी लेवल की तरफ जाना चाहती है। तो इसके लिए सपोज इसमें हमने रखा H2SO4, यहाँ पे एक हमने Zn रॉड लगाया, जिंक रॉड। ओके, तो ये Zn पे अभी जो चार्ज है वो 0 है, लेकिन SO4 क्या चाहेगा कि वो SO4 जो चाहेगा वो इसके साथ आना चाहेगा, लेकिन SO4 के पास निगेटिव चार्ज तो है अगर ये ब्रेक होते हैं तो, लेकिन इसके पास 0 चार्ज है। तो इसको इसके साथ कंबाइन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? इसके पास निगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कैसे होगा? तो अभी ये एटम है, तो एटम और आयन में क्या डिफरेंस होते हैं? जैसे Zn, भी ये क्या है? एटम है। अब इसको अगर हम लिख लेते हैं Zn प्लस प्लस, तो अब ये क्या हो गया? आयन प्लस 2e। तो Zn प्लस प्लस कब होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। क्लियर? अगर Zn 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और ये SO4 जो है इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ये कंबाइन हो जाएंगे और ZnSO4 बना लेंगे, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी इनकी। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है, लेकिन रिलीज़ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे रास्ते नहीं हैं। अगर यहाँ पे हम रास्ते लगा देते हैं, कुछ वायर्स लगा देते हैं, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर? तो इसके बाद हमने, ये तो सही है कि यहाँ से निगेटिव चार्जेस रिपेल्ड है, बाहर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके पास कोई पाथ नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई एक कंडक्टर लगाते हैं, एंड बेस्ट कंडक्टर इज़ द कॉपर, सो दिस इज़ Cu। ओके, अब यहाँ से हम इसको अटैच कर देते हैं, यहाँ पे कुछ लोड लगा देते हैं। ये अब ये निगेटिव चार्जेज ऐसे मूव कर सकते हैं, मूव करके यहाँ तक आ सकते हैं। क्लियर? तो जैसे ही अगर 2 निगेटिव चार्जेस यहाँ से चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Zn प्लस प्लस, और ये SO4 मिलके ZnSO4 बना लेंगे। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जब H2SO4 में हम जिंक रॉड को डिप करते हैं तो इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्लियर? इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेज ऐसे जाने लगते हैं। ये चल के कहाँ जाएंगे? तो ये H2 है और इस पर हमने प्लस लिखा, प्लस प्लस, तो ये H2 प्लस सभी यहाँ पे चले आएंगे और ये निगेटिव चार्जेज ऐसे आएंगे पॉजिटिव की तरफ। हम बोलेंगे कि अब निगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रही है। तो इनके पास निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, इनके पास पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, और सब मिला करके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, और इस तरीके से हमारी करंट फ्लो होने लगी। ये करंट कब तक फ्लो होगी? जब तक H2SO4 रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, एक ब्रेक हुआ, अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर से ब्रेक होगा, और जब तक ये ब्रेक होते रहेंगे तब तक हमारी करंट फ्लो होती रहेगी। ओके, सो दिस इज द cell. Now there are some ions which is in the large amount. यहाँ जो हम पढ़ते हैं कि यहाँ से ऐसे चार्जेस जाएंगे, कोलिजन्स होंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा जिसको हम बोलते हैं R, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि SO4 कैसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, H2 कैसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो जब SO4 निगेटिव चार्ज ऐसे चल के आएगा तो इनके पाथ में भी तो कुछ कोलिजन्स होंगे, क्योंकि इसमें
बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, चार्जेस में कोलाइड करेंगे, तो उनके पाथ को हम बोलेंगे कि वो अपोज कर रहे हैं, और उस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होगा। सो हियर इज सम रेजिस्टेंस दैट वी कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम स्मॉल आर लिखा करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू प्लेट्स। यहाँ से अगर माइनस ऐसे चल रहा है, प्लस ऐसे चल रहा है, तो इनके बीच में कोलिजन्स होंगे, एंड दैट वी कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, फिर से हम आते हैं बैटरी पे। यहाँ से हमने बोला कि निगेटिव चार्जेस ऐसे मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव इनसाइड द सेल, सो दिस विल कॉज इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ से अब कोई निगेटिव चार्ज निकलता है, सपोज यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम सपोज, और ये ऐसे चल के आता है, और यहाँ पे फिर से पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है, 20 जूल एनर्जी खर्च करता है, 20 जूल पर कूलम। तो हम बोलेंगे कि ये इसका ईएमएफ है, दिस इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं? हम तो लिख रहे हैं 20 जूल एनर्जी पर यूनिट कूलम, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। लेकिन इसके साथ फोर्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये निकलता है, तो ये दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज को पुश करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ये दूसरे वाले को फोर्स अप्लाई करता है, तो ये ईएमएफ की वजह से ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दिस वी कॉल ईएमएफ। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Potential difference is the, if a charge is here and put from A to B, then work done per unit charge is the V, and that we call potential difference. तो अगर ये बोला जाए कि दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यूनिट चार्ज को ऐसे चल के आने में यहाँ पे कितनी जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी, दैट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। ओके, फिर से यहाँ से यूनिट चार्ज चला ऐसे, और यहाँ पे चल के आ गया, 50 जूल एनर्जी खर्च किया पर कूलम, 50 जूल पर कूलम। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? दोनों टर्मिनल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसी और पॉइंट के लिए हो सकता है। ईएमएफ कब हम बोलेंगे? जब यहाँ से चार्ज ऐसे चलेगा और एनर्जी ऐसे खर्च करते करते यहाँ पे आया, 20 जूल एनर्जी खर्च किया पर यूनिट कूलम, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ईएमएफ है। तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? ईएमएफ इज द एनर्जी पर यूनिट कूलम टू कंप्लीट वन साइकिल। जब साइकिल कंप्लीट होगा तो हम उसको ईएमएफ बोलेंगे, अदरवाइज दिस विल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कब डेवलप होगा? जब ये सर्किट क्लोज होगी, लेकिन ईएमएफ सर्किट ओपन भी होगी तो ईएमएफ होगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ what is the relation and on which factor internal resistance of a cell is depend? So we know that formula for resistance is R is equal to rho L by A. रेजिस्टेंस बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसा लेंथ? जितनी लेंथ तक चार्जेस को मूव करने होते हैं। तो इंटरनल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ऐसे चार्जेस मूव करेंगे, दिस प्लेट टू दिस प्लेट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट इज द लेंथ मीन्स द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, टू इलेक्ट्रोड्स। सो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन between two electrodes. Okay,
अगर सेपरेशन इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इफ सेपरेशन इंक्रीज resistance increase. Okay, second is the area. किसका एरिया? तो यहाँ तक सपोज सॉल्यूशन है और इसमें हमने डिप किया है, तो प्लेट का जितना पार्ट डिप है ये एरिया। क्लियर? तो अगर आप एरिया ज़्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? सो द पार्ट ऑफ प्लेट which is dipped more dipped less resistance। जितना ज़्यादा हम डिप करेंगे उतना कम उसमें रेजिस्टेंस होगा। एक और फैक्टर होगा दैट विल कॉल टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, और थिन हो जाएगा तो वो इजीली मूव कर सकता है और उसमें जो कोलिजन होगा वो कम होगा, तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। ओके, नाउ the relation between V internal resistance and I. So let a circuit is प्लस माइनस और इसके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके लिए हम ये बनाया करेंगे और ये पूरी हो गई बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस हम बेसिकली V से बनाते हैं, EMF हम इस साइन से ऐसे बनाया करेंगे, कैपिटल ही नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं, तो EMF ऐसे बनाया करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने कोई स्विच लगाया और फिर यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, दिस इज R एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज V and current flowing is I. Then we know Ohm's law is V is equal to IR. V is equal to IR, and in this circuit we see that total potential is epsilon and resistance is R plus R because this is R and this is R. Then total resistance in this circuit is in series, so we write R into R, and total energy is electromotive force, and this is I R plus R. Okay, we write here small I. So this is electromotive force is IR plus IR. So IR is basically V, so this is V plus IR. Then V is equal to epsilon minus IR. This is the relation between V, electromotive force, and current. So V is greater than electromotive force, sorry, less than, because हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से कुछ माइनस हुआ है, इसका मतलब V की वैल्यू इससे कम है। सो दिस इज, बट फॉर ओपन सर्किट I is 0, there is no current flowing in this circuit, then in this case V is equal to electromotive force. Okay, now we can write V is equal to
V is equal to IR, and so this is V, and this V is epsilon minus IR. Basically we have to prove a relation, and that is R is equal to, we have to prove R is equal to electromotive force upon V minus 1, and this is R. So okay, so to prove this, this is basically V is EMF minus IR. So again we write V is equal to EMF minus IR, then IR is equal to V minus this. So R is equal to V. So this is not, this is IR and this is EMF minus V. So this is EMF minus V upon I, and we can write from here I is equal to V by R. So this is R is equal to V by R. So this is by V. Okay, and this will goes here. So this is multiply. R is equal to internal resistance is EMF by V minus 1, and this is R. Okay, so this is the relation that we have to prove. Okay, so that's all. Thank you.